हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे थे आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ये आपकी आत्मकथा आत्मकथ्य है। तो आत्मकथ्य क्यों है, देखिए जयशंकर प्रसाद जी जो आपके कवि हैं, इनको कहा गया अपनी आत्मकथा लिखने के लिए। तो इस पर उन्होंने आत्मकथा ना लिखने के अलग अलग तर्क जो है इस आत्मकथ्य के माध्यम से यहाँ पर इसका हम वर्णन करेंगे कि क्या क्या उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी, बीती तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो और मेरा रस ले अपने भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गए। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवर की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी कंथा की छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की तुलना में मौन रहूं, औरों की सुनता में मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखक को यहाँ पर जो कवि हैं, कवि को ये कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर अपनी आत्मकथा ना लिखने के अलग अलग तर्क, और जब उनको जो है आत्मकथा उनके मित्रों ने कहा आप आत्मकथा लिखिए, तो उनका मन जो है जैसे एक भौरा होता है ना, वो फूल की तरफ चारों तरफ क्या करता है, मंडराता रहता है। तो मधुप गुनगुनाकर, और वो जो है गुनगुनाता है। ऐसे ही जब उनको उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, तो वो भी जो है उन पुरानी घटनाओं की तरफ जो है उनका मन भी क्या होने लग गया, मंडरा रहा कि कौन सी कहानी मैं कहूँ। ठीक है, कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि ने कहा कि मेरा जीवन जो है उस वृक्ष के समान है जिसकी सारी पत्तियां जो है झड़ गई है। जब पतझड़ आता है तो वृक्ष की पत्तियां झड़ जाती है। तो कवि यहाँ क्या कहते हैं कि मेरा जीवन जो है उस वृक्ष के समान है जिसकी सारी पत्तियां झड़ गई हैं, जिसमें पतझड़ आ गया है। ठीक है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास करलू करते ही अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहते हैं इस हिंदी साहित्य जगत में जो है क्या है, बहुत सारे असंख्य ऐसे जीवन इतिहास लिखे गए हैं। यानी कई जो है महान व्यक्तियों ने अपनी जीवनी, अपनी जो है आत्मकथा लिखी है। लेकिन ये जो समाज है, ये जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये उन आत्मकथाओं से बुराइयां निकालते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं और उसका जो है क्या करते हैं, उपहास उड़ाते हैं। कहते हैं या कर लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यानी जिस भी महान व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा लिखी, लोगों के लिए वो उपहास बन गया। लोग उनकी कमियों को ढूंढते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन ऐसा है, कमियां हर किसी के अंदर होती हैं। हम कुछ ना कुछ जो है जीवन में गलतियां करते हैं। अपनी कमियों को जो है जब हम अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो हमें अपनी कमियां भी बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो उन्होंने पहला यहाँ जो है तर्क दिया कि मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है। उन्होंने कहा मुझसे पहले कई ऐसे, कहते हैं मेरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे मैं आत्मकथा लिखूं, जिससे दुनिया को जो है मेरे जीवन की घटनाओं से कुछ सीखने को मिल जाए।
उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रूपी वृक्ष सूख गया है। इस प्रकार से पतझड़ आने पर पत्तियां वृक्ष से जो है सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। इस समय जो है कहते हैं ये सही जो है समय नहीं है। जैसे पतझड़ में जो है आपने देखा हो वही वृक्ष जो है जब बसंत आती है तो हरा भरा हो जाता है, और जब पतझड़ आता है तो वही वृक्ष जो है वीरान लगता है। ठीक है, तो उसे देखकर जो है मन खुश नहीं होता है। ऐसे ही कहते हैं इस समय मेरे जीवन में जो है पतझड़ है, दुख है, ठीक है, कष्ट है, इसलिए आप मुझे आत्मकथा लिखने के लिए ना कहें। कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा, इतने बड़े हिंदी साहित्य जगत में कई लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदी साहित्य जगत में कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, और मुझे उनकी आत्मकथा को पढ़ करके यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, कि जिन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है उन्होंने क्या किया है, अपना उपहास उड़वाया है, अपना मजाक बनाया है। क्यों? क्योंकि लोग पहले आत्मकथाओं को लिखते हैं और फिर उससे कमियां निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी, अपना व्यंग उपहास नहीं करना। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कहते हैं ये सब सुनने के बाद भी तुम मुझे ये कह रहे हो कि अपनी जो दुर्बलता है, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको मैं कह डालूं। क्यों? आत्मकथा लिखूंगा तो मुझे अपनी कमियां भी बतानी पड़ेंगी, अपनी दुर्बलता भी बतानी पड़ेगी। तब सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर सुख पाओगे। क्या मेरी कमियों को सुनकर, मेरी दुर्बलताओं को सुन करके तुम्हें सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति, क्या तुम देखोगे कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो खाली है? क्या तुम उसे देखना चाहते हो? किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, अपनी बीती हुई जो घटनाएं हैं, अपने जीवन की जो बीती हुई घटनाएं हैं उनको लिखूं, और तुम्हें ये एहसास हो उस आत्मकथा को पढ़ने के बाद कि तुम ही कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपने भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा को पढ़ने के बाद तुम्हें ये एहसास हो कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो जो खाली किया है वो हमने ही किया है, और मेरे जीवन में जो रस था, जो मेरे जीवन में सुख था, उसको खाली करने वाले कहीं तुम अपने को ही ना समझो। यानी कि कहीं ना कहीं तुम भी मेरे जीवन में जो है दुख पहुंचाने वाले हो, और अगर मैं उसे लिख दूंगा तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए कहते हैं मैं अपनी जो है क्या नहीं लिखूंगा, आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। तो ये हम कर चुके थे, इसलिए इसको हमने अभी सीधे आपका अर्थ बताया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे जो दूसरा आपका पद्यांश है उसको हम पढ़ते हैं। काव्यांश 2 देखिए, सॉरी, आगे देखिए। कहते हैं यह विडंबना आई सरलती तेरी हंसी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊ में, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गए। अब यहाँ पर देखिए क्या शब्दार्थ है, शब्दार्थ देखिएगा। विडंबना यानी दुर्भाग्य। कहते हैं मेरा कैसा दुर्भाग्य है, कष्टकर स्थिति उनकी चल रही है लेखक की, सॉरी जो आपके कवि हैं। कहते हैं निंदा करना, सरलते यानी कि सरल मन वाले, प्रवंचना अर्थात छल, धोखा, कपट, झूठ और धूर्तता, ये सभी जो है प्रवंचना के यहाँ पर्यायवाची शब्द भी हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रवंचना यानी कि छल करना, धोखा करना, कपट करना, झूठ बोलना या धूर्तता करना। उज्ज्वल गाथा यानी सुख भरी कहानी, उज्ज्वल गाथा अर्थात सुख भरी, आलिंगन यानी बाहों में भरना, मुस्कुरा यानी कि मुस्कुराकर। तो चलिए यहाँ पर कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना सरल होता है उसको लोग उतना ही ज्यादा धोखा देते हैं, और ये होता ही, ठीक है ना। जो व्यक्ति जितना सरल होता है, जितना सीधा होता है, लोग उसे बेवकूफ समझते हैं और उसके साथ धोखा करते हैं, उसके पीठ पीछे कुछ ना कुछ लोग जो है करते रहते हैं। ठीक है, ये लोगों की प्रवृत्ति है। ठीक है, धोखा उसके साथ किया। कवि अपने उन प्रवंची मित्रों की जो है यहाँ असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते,
साथ ही साथ वे अपने निजी पलों को, यानी कि जो उनके व्यक्तिगत पल हैं, उनको वो दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद कवि अपने जीवन को दुखमयी समझता है। तो देखिए, इस पद्यांश में क्या क्या वो बताते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति जितना सीधा होता है, जिसका स्वभाव जितना सरल होता है, लोग उसे धोखा भी देते हैं। ठीक है। कवि कहते हैं कवि अपने उन प्रवंची, देखो उनके जीवन में कुछ दुख आए हैं जिसमें उनके कुछ मित्र भी हैं, तो कहते हैं उनकी असलियत में दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता, उनको मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। साथ ही वो कहते हैं जो मेरे निजी पल हैं, उनको मैं दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता हूँ। और अपनी पत्नी की मृत्यु, कवि की यहाँ पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो जो है बड़े दुखी हैं, उसी का यहाँ पर वो जिक्र करते हैं कि मैं इसलिए अपनी जो है ये आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। कवि कहते हैं कि यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे, इसका जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके या प्रसंग करके। चलिए अब व्याख्या में देखिए, कवि कहते हैं कि यह तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या दुर्भाग्य की बात है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है। इससे पहली पंक्ति में उन्होंने ये कहा कि मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, और यदि मैं उस जीवन रूपी घड़े को, मेरा जीवन में जो है कोई रस नहीं है, कोई इसमें जो है ऐसी घटना नहीं है जिससे मैं अपनी जीवन गाथा लिखूं और दुनिया को जो है उससे कुछ सीखने को मिले। कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि मेरा जो है बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, क्योंकि सरल मन वाले की मैं हंसी कैसे उड़ाऊं। मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया। मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल और प्रपंच किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं सरल हृदय वाला हूँ, मेरा स्वभाव बिल्कुल सरल है, और इस कारण मैं जो हूँ मुझसे गलतियां भी हुई है। ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो है उन्हें धोखे दिए हैं, जो उनके साथ उन्होंने छल किया है, प्रपंच किया है। कहते हैं ना तो मैं उनको दुनिया के सामने में लाना चाहता हूँ, ना तो उनका मजाक बनाना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं सरल स्वभाव का था तो मुझसे भी कुछ गलतियां हुई, इसलिए ना तो मैं अपना मजाक बनाना चाहता, ना ही अपने मित्रों का मजाक बनाना चाहता। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि यहाँ क्या कहते हैं, अपने प्रपंची मित्रों की असलियत वो दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। कवि ने यहाँ अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र किया है। करते हुए उन्होंने क्या कहा है कि चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी जो मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया है, वही मधुर स्मृतियां जो है मैं अब अपने जीवन जीने का एकमात्र जो है सहारा उसे समझ रहा हूँ। ठीक है। यानी कि अब उनकी मृत्यु हो गई है उनकी पत्नी की, तो उन स्मृतियों के सहारे वो जो है जी रहे हैं। अब कहते हैं यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा तो फिर से मुझे वो जो है वो सारी स्मृतियां जो है, अच्छी भली जो भी यादें हैं, वो फिर से मैं जो हूँ उस उन पे जो है क्या करूंगा, फिर से मैं दुखी हो जाऊंगा। कहते हैं उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता, उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के सामने बांटना नहीं चाहता। तो यहाँ पर उन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो कहते हैं मेरा स्वभाव बड़ा सरल है, मैंने अपनी सरल स्वभाव के कारण जीवन में कुछ गलतियां की हैं, साथ में इस सरल स्वभाव के कारण लोगों ने, मेरे मित्रों ने ही मुझे धोखा दिया है। ठीक है। इसलिए मैं ना तो अपना और ना ही उन मित्रों का जो है दुनिया के सामने उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी पत्नी के साथ बिताए गए उन निजी क्षणों को दुनिया के सामने नहीं कहना चाहता, क्योंकि आत्मकथा आप लिखेंगे तो आपको अपने जीवन की समस्त घटनाओं को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मैं अपनी निजी जो अब जीवन के सुख है उनको मैं किसी के सामने नहीं बांटना चाहता।
फिर आगे कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में वो सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा। कह रहे हैं मैं जो हूँ जिस सुख का स्वप्न देख रहा था वो मुझे मिला ही नहीं। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई। अर्थात अपनी पत्नी के मृत्यु के दुख को भी उन्होंने यहाँ पर बयां किया है और कहते हैं उनका सारा जीवन अब दुखों से भर गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बातें उन्होंने कही हैं कि वे पहले तो अपने और अपने मित्रों का मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। वे अपने निजी क्षणों का जो है दुनिया के सामने नहीं बताना चाहते हैं। साथ में कहते हैं मैंने जिस स्वप्न की कल्पना की थी, जो स्वप्न मैंने देखे थे वो देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। अर्थात उनकी पत्नी की मृत्यु के साथ ही उनकी जो कल्पना थी वो सब जो है उन्हीं के साथ चली गई। तो अब जो है उनका जीवन दुखी है। ठीक है, तो इसका भावार्थ आप देखेंगे तो कवि अपनी आत्मकथा को न लिखने के और तर्क देते हैं और क्या बताते हैं, वे अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते। और कवि की पत्नी की मृत्यु जो है युवावस्था में ही हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों की वो स्मृतियां ही अब कवि के साथ उनके जीवन जीने का एकमात्र सहारा व मार्गदर्शक है। इसलिए अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्जवल गाथा के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ वो बांटना नहीं चाहते हैं। तो इसका भावार्थ है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इस काव्यांश की तरफ चलेंगे और फिर काव्यांश के साथ हम इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, तो विडम्बना क्या कहते हैं, दुर्भाग्य है, सरलते। ठीक है, सरलते यानी कि सरल मन वाले, प्रवंचना यानी कि छल धोखा। कहते हैं ये विडंबना है। किस प्रकार की विडंबना है, दुर्भाग्य है मेरा कि मेरा मन जो है एकदम सरल है, मैं बिल्कुल सरल मन वाला। लेकिन दुनिया जो है जो सरल मन वाला होता है उसकी क्या करते हैं, उसको धोखा देते हैं। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, क्यों कहते हैं अरे सरलते किसे कहते हैं, सरल मन वाले, क्योंकि उनका जो स्वभाव है, उनका जो मन है वो बिल्कुल सरल है। और सरल मन होने के कारण उन्होंने जीवन में कुछ गलतियां की हैं। देखिए जो बहुत सिंपल सीधा स्वभाव का इंसान होता है तो वो दुनिया के प्रपंचों को नहीं जानता है और दुनिया जो है फिर उसकी कमियां निकालते हैं कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दुनिया का काम ही यही है। कहते हैं मैं सरल मन वाला हूँ, मेरा मन जो है बिल्कुल सरल है और इसलिए इसी सीधेपन के कारण मैंने कुछ कमियां, कुछ गलतियां की हैं। भूले अपनी या प्रवंचना औरों के दिखाऊं मैं अपनी भूलों को दिखाऊं, या जिन लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया है, प्रवंचना की है औरों ने, भूले अपनी, मैं अपनी भूलों को दिखाऊं, अपने भूलों की हंसी उड़ाऊं, या फिर औरों के दिखाऊं मैं क्या, प्रवंचना। यह विडंबना है, यह दुर्भाग्य है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, हे सरल मन, यानी मेरा जो मन है मैं खुद का क्या बनाऊं, हंसी उड़ाऊं, मजाक बनाऊं। भूले अपनी, अपनी भूलों को बताऊं, या फिर औरों की प्रवंचना, औरों ने जो मुझे क्या किया है, धोखा दिया है, उसको दिखाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। फिर आगे कहते हैं, यानी अर्थात यहाँ कवि क्या कहते हैं, मैं ना तो अपने सरल मन से हुई जो गलतियां हैं उनको दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ, और ना ही जो मेरे प्रवंची, जो मेरे धोखेबाज जो मित्र हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, ना ही मैं उनका जो है, उनको जो है दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूँ, उनको भी मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता। कहते हैं उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कहते हैं जो मेरे निजी जीवन में जो अच्छे पल थे उनकी मैं कैसे जो है उज्जवल गाथा गाऊं, उनको जो है कैसे मैं दुनिया के सामने, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मैंने अपनी पत्नी के साथ जो है मधुर चांदनी रातों में जो मैं उनके साथ हंसकर जो है बात करता था, उसको मैं दुनिया के सामने कैसे उजागर करूं। मिला कहाँ वह सुख जो जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कहते हैं जिस सुख की मैंने कल्पना की वो सुख मुझे मिला ही कहाँ।
आलिंगन में आते आते, वो मेरे करीब आते आते वो मुस्कुरा कर भाग गया। वो क्या हो गया, फिर वो वहां से भाग गया। यहाँ पर मुस्कुरा यानी मुस्कुरा, आलिंगन यानी बाहों में, यानी कि मेरी बाहों में आ करके वो क्या हो गया, भाग गया। कौन, जिस सुख की उन्होंने क्या की थी, कल्पना की थी। यहाँ पर 3 चीजें उन्होंने बताई कि मैं, यह विडंबना है, यह दुर्भाग्य है मेरा। कहते हैं अरे सरलते, सरलते किसे कह रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं। तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यानी हे सरल मन वाले, अपने मन को ही कह रहे, तेरी हंसी कैसे उड़ाऊं, भूलें अपनी, या अपनी भूलों को मैं बताऊं, या औरों की, यानी जो मेरे मित्र हैं, प्रवंची जो मित्र हैं, जो धोखेबाज मित्र हैं, उनकी जो प्रवंचना, जो जो उन्होंने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया, उनको कैसे मैं दिखाऊं। यानी लेखक किसी को भी यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते। और उन्होंने क्या कहा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, वो उज्जवल गाथा गाथा कैसे गाऊं जो मैंने अपनी पत्नी के साथ चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मैं उन निजी पलों को जो है दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कहते हैं जिस स्वप्न को मैंने देखा, वो जो है वो स्वप्न मुझे मिला ही नहीं, जिसकी मैंने, जिस सुख की मैंने कल्पना की, वो मुझे मिला ही नहीं। वो मेरी बाहों में आते आते मुस्कुराकर वो भाग गया। अर्थात उनकी पत्नी की मृत्यु युवावस्था में ही हो गई, और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका जीवन जो है दुखी है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये अर्थ है। साथ में आप इसके प्रसंग को और ये शब्दार्थ तो आप लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये आप अब लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा जो काव्यांश है इसको हम शुरू करते हैं। तो तीसरे काव्यांश में आगे यहाँ कवि ने क्या कहा है, अब यहाँ काव्यांश 3 में, काव्यांश 3 में उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथा कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो अब यहाँ पर और तर्क बताते हैं कवि, कहते हैं मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। इसके उन्होंने अलग अलग तर्क दिए। पहले उन्होंने कहा कि मेरा जीवन रूपी वृक्ष क्या है, बिल्कुल खाली है, पतझड़ के समान उससे सारे पत्ते झड़ गए हैं। इस समय उनके जीवन में जो है दुख ही दुख है। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मैं, कई बार जो है क्या हुआ कि कई महान पुरुषों ने क्या किया है, अपनी जीवन की कथाएं, अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन लोगों ने उनकी कमियों को निकाल करके उनसे जो है उनकी हंसी उड़ाई है। ठीक है, उनका मजाक बनाया है। कहते हैं मुझे उन आत्मकथाओं को पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्होंने अपना जो है स्वयं का मजाक बनाया। फिर उन्होंने कहा क्या तुम्हें मेरे जीवन से जो है, मेरा जीवन रूपी जो घड़ा है वो बिल्कुल खाली है, यदि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि इस घड़े को खाली करने वाले हम ही हैं, हम, मेरे जीवन के जो सुख पल हैं उसको छीनने वाले तुम ही हो, ऐसा ना लगे, इसलिए मैं अपना जो है आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। ठीक है, दूसरे काव्यांश में यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो प्रवंची, देखो मैंने जीवन में क्या किया है, कई बार मुझसे जो है गलतियां हुई हैं क्योंकि मैं सरल मन वाला हूँ। ठीक है, और साथ में मेरे प्रपंची जो जो कपटी मित्र हैं उन्होंने मेरे साथ जो है क्या किया है, धोखा किया है, मैं उनका और अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने निजी पलों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। उन्होंने अंत में कहा कि मेरे जीवन में जो सुख की मैंने कल्पना की थी वो मुझे मिला ही कहाँ, वो मेरे बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गया, यानी उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अरुण यानी कि अरुण कपोलो यानी कि लाल गाल, तो इसके अर्थ लिखिएगा। थर्ड जो काव्यांश है, मत वाली यानी कि मस्त कर देने वाली, अनुरागिनी
अर्थात प्रेम भरी। उषा यानी सुबह, निज यानी अपना, सुहाग यानी कि सुहागिन होने की जो अवस्था है, लिखेंगे सधवा, मधुमाया प्रेम से भरी हुई, स्मृति यानी यादें, पाथे यानी सहारा, पथिक यात्री, पंथा रास्ता। लिखिएगा मधुमाया प्रेम से भरी हुई, स्मृति होती है यादें, पाथे यानी कि सहारा, और पथिक यानी यात्री, पंथा यानी रास्ता। सीवन सिलाई, उधेड़ खोलन, खोलन या टांके तोड़ना या परत उतारना या उखाड़ना। कंथा होती है गुदड़ी, अंतर्मन, आपके मन अंतर मन के अंदर जीवन की कहानी या मन के भाव को कहा जाता है। मौन यानी चुप, व्यथा यानी दुख। तो अब यहाँ पर इस काव्यांश में क्या कहना चाहते हैं? उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की अब मृत्यु हो गई है, तो वो अपनी पत्नी की सुंदरता का यहाँ बखान कर रहे हैं। अपनी पत्नी की सुंदरता की तुलना कवि ने उदित होती सुबह से की है। कवि यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अभी उनकी आत्मकथा लिखने का सही समय नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है और ना ही वे अभी अपने दुखों को कुरेदना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ व्याख्या लिखिएगा। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके गाल, लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके गाल, लाल गालों की मदहोश कर देने वाली जो सुंदर छाया में प्रेम बिखेरती हुई प्रेम भरी सुबह सुहागिन की तरह उदित होती हो रही हो। ठीक है, अर्थात ऐसा लगता था जैसे सुबह भी अपनी जो लालिमा है उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान जो है दूर करता, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा। कहने का तात्पर्य है कवि के अपने पत्नी के साथ जो है बिताए क्षणों को ही वो है अब अपने जीवन जीने का जो है एकमात्र सहारा बनाना चाहते हैं। इसलिए कभी उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ अपने दिल में सजोकर रखना चाहते हैं। आगे यहाँ कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर मन रूपी जो है गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो, यानी तुम मुझसे आत्मकथा क्यों लिखवाना चाहते हो। ठीक है, मेरा जीवन बहुत छोटा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे लिखूं, अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जो मैं तुम्हें सुना सकूं। कवि आगे कहते हैं कि यह ज्यादा बढ़िया होगा कि तुम चुप रहकर बड़ी शांति के साथ अन्य लोगों की कहानियां या आत्मकथाओं को सुनो। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर के अनुसार उनकी आत्मकथा में कुछ ऐसा भी खास नहीं है, या उन्होंने अभी तक कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने से किसी की कोई रुचि हो। कवि यहाँ पर तर्क दे रहे हैं और कहते हैं कि वैसे तो अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे जो क्षण है उनको याद करने का, क्योंकि उनका दुख जो है वो जो है अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं और इस समय वो अपने दुखद अतीत को कुछ समय के लिए वो भूले हैं, इसलिए वो वापस अपने दुखद अतीत को कुरेद कर जो है दुखी नहीं होना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक तर्क यहाँ पर दिए हैं। इसका भावार्थ देखिए, कवि नहीं चाहते कि कोई भी उनके अंतर मन को झांक कर देखे, क्योंकि वहां पर कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजोकर रखा है। कवि के अनुसार उनके जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे वो कोई प्रेरणा ले सके, इसलिए वे अपने जीवन की कहानी खोलकर उधेड़ कर नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को जिन्हें वो भूल चुके हैं उन्हें फिर से याद करने के लिए उनसे कोई मत कहो, क्योंकि
उनको याद करने से उनके मन में फिर से क्या हो जाएगी, हलचल होने लगेगी और वो फिर से दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी आत्मकथा लिखने के लिए ना कहा जाए। तो यहाँ पर अलग अलग तर्कों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, मुझे अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी है, ना तो मेरे जीवन में ऐसी कोई प्रेरित घटना हुई है जिससे आप पढ़ करके प्रेरित हो पाओ, आप जो है उससे कुछ जो है सीखने का आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी आत्मकथ्य जो आपकी कविता है ये आपने पढ़ ली है। कल की क्लास में इसके सारांश और साथ में इसके प्रश्न उत्तरों को हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।